अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर और हमारी सीरीज़ है हमारे बच्चे। हम बात कर रहे हैं न्यू बॉर्न बच्चे के बारे में। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सबसे पहली सोच ये आती है कि एम आई इवन रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो कि मुझे पूरी करनी है, क्योंकि अब आपको अपने सामने एक जीता जागता बच्चा नज़र आ रहा होता है और वो बच्चा जो है वो रो रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और माँ बाप बैठ के ये सोच रहे होते हैं जबकि बाकी लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि हम क्या करेंगे इसके साथ। आप देखें कि इसी वजह से इस बिग क्वेश्चन के साथ आज का यूथ इतना ज़्यादा रहता है कि जब वो शादी का सोचते हैं तो बच्चे को जल्दी प्लान नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस येट। और वजह यही है कि हमने अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाया कि आगे जाकर आप पर जो भी शादीशुदा ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ आनी हैं, जो आपको मामलात देखने पड़ेंगे, उनको आपने कैसे लेकर चलना है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि उस वक्त जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन के जहन में कैसे सवालात होते हैं, कैसे डर होते हैं। क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं इन तमाम फियर्स को और जो कुछ भी अंदेशे हैं उनको एड्रेस कर सकूँ। जैसे एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी है, मेरे पास कोई ऐसे स्किल्स हैं कि मैं ये मामलात जो हैं, ये जिम्मेदारी जो है उसको पूरा कर सकूं। इसी तरह उस वक़्त जो वालिदैन हैं वो ये भी सोच रहे होते हैं कि जो सोसाइटी में चैलेंजेस चल रहे हैं और आप देखें दिन ब दिन ये चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वालिदैन ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि एक बच्चे को जब मैं इस दुनिया में लेकर आ रहा हूँ तो मुझे फिर उसको कैसे बचाना है, जो कि सोसाइटी के मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं। और साथ यही नहीं है कि आपने किसी से बचाना है और बच्चे की तरबियत करनी है, आप ये भी सोच रहे हैं कि बच्चे को मैंने एक वैल्यू सिस्टम देना है। आप देखिए ना कि एक इंसान जब आपके सामने होता है, वो बच्चा जब आगे बड़ा होगा, आप कितनी बातें उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, कितनी बातें उसको सिखा सकते हैं और उसका क्या मैकेनिज्म होगा। और फिर ये भी सोचना कि अगर ये मेरा पहला तजर्बा है तो फिर मुझे ये देखना है कि क्या मैं मुख्तलिफ मौके पे जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है, वो दुरुस्त है। अगर ये दूसरा एक्सपीरियंस है, पहला तजर्बा अच्छा हुआ, तो क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गया। अगर कोई मेरा पहला तजर्बा किसी एक बच्चे के साथ अच्छा नहीं था तो क्या मैं शेकी तो नहीं हूँ। अब इस किस्म के बहुत से सवालात वालिदैन के जहन में गर्दिश कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं अनसेड फियर्स, क्योंकि अगर कोई वालदा या वालिद ये बोलने की कोशिश करें तो कोई ना कोई एडल्ट उनको चुप कराता है, उनको ये कहता है कि अल्लाह की नाशुक्री नहीं करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहतमंद औलाद दी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये तो सोचना चाहिए ना कि जो एक्चुअली उनके दिल में एक खौफ है और जिसके बारे में वो सोच रहे हैं वो अनएड्रेस्ड बात ना चली जाए। इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि ये ना हो कि अगर हमने पहले बच्चों की दफ़ा कोई गलती की है तो वही गलतियां हम बार बार दोहराएं। तो हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स होंगे जब एक न्यू बॉर्न आपके सामने हैं और आपके जहन में इस किस्म की बहुत सी सोचें हैं। पहला काम जो करने वाला होता है, जिससे हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी मिलती है, बच्चे बहुत बेहतरीन महसूस करते हैं, और उसको हम कहते हैं कि बॉन्डिंग। मैं जब बच्चों को चेक करने के लिए जाती हूँ, जैसे जब वो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, तो मैं क्या देखती हूँ कि वालदा जो हैं वो बेड पे ज़ाहिर लेटी हुई हैं, रेस्ट कर रही हैं, और बच्चा जो है वो अपने कॉट में है और वहाँ से रो रहा है या सो रहा है, और वालदा के पास बच्चा नहीं होता बल्कि उसका फ़ोन पड़ा हुआ होता है। और जब भी मदर्स किसी वजह से कंप्लेन अगर करें कि मसलन मुझे दूध पिलाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या बच्चा बहुत क्रैंकी लग रहा है, या वो बार बार तंग करता है, बार बार जब मैं अपने पास लाती हूँ तो चुप हो जाता है, जब उसको मैं कॉट पे लिटाती हूँ तो वो रोना शुरू कर देता है, तो मैं उनको एक ही बात बताती हूँ कि देखें, इस वक्त बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। इस वक्त बच्चा जो है वो आपकी टच मांगता है, वो आपको महसूस कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को एक अच्छी बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिले। और तमाम माओं को मैं कहती हूँ कि इस वक्त आपका काम क्या होना चाहिए कि वो बॉन्डिंग जो आपने 9 महीने बच्चे को दी, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, और अब जब वो डिटैच हुआ है तो उसको कंप्लीटली डिटैच ना करें। एक वक्त आएगा कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा, एक वक्त आएगा कि वो बच्चा अपनी मर्जी से बहुत से काम भी करेगा, लेकिन अभी आपका क्या करना है कि जैसे ही बच्चा रोता है, फंस करता है, उसको फ़ौरन तवज्जो देनी है
और उसकी नीड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अब देखिए, अक्सर औकात हमारे घरों में बुजुर्ग ये कहते हैं, बच्चे को नहीं उठाओ, बच्चे को गोद की आदत नहीं डालो, और कई दफ़ा बच्चे रो रहे होते हैं, बच्चे माँ की अटैचमेंट मांग रहे होते हैं, या वो फीलिंग बॉन्डिंग चाह रहे होते हैं किसी ह्यूमन कनेक्शन की, और जब हम उनको वो नहीं दे रहे होते हैं तो वो काफ़ी इरिटेबल होते हैं। तो माँओं को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक ऐसे बच्चे को जो लेट्स से क्रॉल करना शुरू कर देता है, साल का हो गया है, ज़रा ज़्यादा देर गोद में रखने की कोशिश करें। वो मचलेगा और वो तंग करके, पुश करके आपको पीछे हटाकर वो नीचे चला जाएगा, वो क्रॉल करेगा, वो वॉक करना शुरू कर देगा। एक टीनेजर को आप अपने पास बिठाने की कोशिश करें, वो उस वक्त आपके पास नहीं बैठेगा। तो यही एक उम्र होती है जो न्यू बॉर्न बच्चा है, कुछ माह का है, जिसको बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग चाहिए। यानी आपकी कम्युनिकेशन बच्चे से होती है थ्रू दिस बॉन्डिंग। आप बच्चे से बात कर रहे हैं, आप बच्चे को स्माइल करके देख रहे हैं, आप बच्चे को उठा रहे हैं, उसको चूम रहे हैं, उसको सीने से लगा रहे हैं, उसको मसाज कर रहे हैं, उसको आई कांटेक्ट दे रहे हैं। ये तमाम जेस्चर्स जो होते हैं बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। हम अक्सर औकात देखते हैं कि जो हमारे पास एडल्ट्स आते हैं, नौजवान आते हैं, और वो कई दफ़ा बहुत या तो एंग्शियस होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, या इसके साथ साथ उनको कोई ना कोई नफ्सियाती मसले होते हैं। तो जो माहिर नफ्सियात होते हैं वो ज़रूर पूछते हैं कि आपका बचपन कैसा था, आपके अपने पेरेंट्स के साथ कैसी बॉन्डिंग थी, कैसी अटैचमेंट थी। क्योंकि जिन बच्चों को सिक्योर अटैचमेंट मिलती है, उनके वालिदैन जो हैं बच्चों की नीड्स को समझते हैं कि ये एक छोटा बच्चा है और इसके साथ हमने अपने आप को कैसे जेल करना है। तो वो जब बड़े भी होते हैं तो वो एक सिक्योर सिस्टम के साथ आगे डेवलप करते हैं। अब अगला जो टफ मरहला आता है वो है बच्चे को फीड करवाने का। हमारे कल्चर्स पे इस वक्त सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुके हैं, और अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको कहा जाता है कि अभी तो तुम बहुत कमज़ोर हो, अभी तो मुझे नहीं लगता कि तुम दूध पिला सकोगी, या तुम्हारा दूध ही नहीं होगा क्योंकि हमारे ख़ानदान में तो किसी का नहीं होता। कोई ना कोई वहाँ बैठकर आपको एक फेलियर स्टोरी सुना रहे होते हैं। माँ जो है वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होती है, परेशान होती है, वो डिपेंडेंट होती है, वो देख रही होती है कि उसके इर्द गिर्द जो अफराद हैं वो उसको क्या नसीहत कर रहे होते हैं, और वो उसी के मुताबिक फ़ैसले करती है। तो यहाँ पर एक माँ को ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि मुझे अपने बच्चे को अपना ही दूध देना है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुरान पाक में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 233 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे इरशाद फरमा दिया है, हौलैनी कामिलैन, कि माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाए मुकम्मल 2 साल के लिए। और आपको पता है कि ये जो आयत का हिस्सा है ये वहाँ पर आता है जहाँ पर तलाक के मामलात हैं, यानी जब बहुत डिफ़िकल्ट मामलात हैं तब भी ये कहा गया कि माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाने पे तवज्जो दे, जबकि वो बच्चा जो है वो नौमौलूद है और अभी उसको अपनी वालदा की ज़रूरत है। अब आप सोचें कि फिर आम हालात में हमारे लिए क्या बात ज़रूरी होगी कि हम क्या करें। अब यहाँ पे क्या क्या मसले मसाइल एक वालदा फेस करती है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को खुद फीड नहीं करा सकती, और उस वजह से वो क्या करती है कि वो चूसनी का सहारा लेती है, फीडर का सहारा लेती है, और इसकी वजह से एक तो उसकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ नहीं रहती, वो अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के मामले में अनश्योर हो जाती है। उसको तो ये भी लगता है कि शायद क्योंकि मैं बच्चे को फीड भी नहीं करा सकी तो पता नहीं आगे मैं बच्चे की तरबियत भी कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। और इसके साथ साथ आप देखें कि बच्चा बीमारियों के अंदर घिरना शुरू हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में भी इसके बहुत से नुकसानात होते हैं। तो यहाँ पे अगर मदर अंडर कॉन्फिडेंट हो तो एक ही तरीका है उसको ठीक करने का कि उनके इर्द गिर्द उस वक्त वो ख़वातीन होनी चाहिए जिन्होंने सक्सेस क्रिएट की है, और वो फिर अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएं। मसलन अगर हमने मेहनत भी की, कितनी मेहनत की, और इस किस्म की जो हम बातें बताते हैं कि शायद फ़ौरन दूध आ जाता है और बच्चा दूध पी के फिर फ़ौरन चुप हो जाता है, कभी रोता नहीं है, रात को भी सोया रहता है, ये तमाम वो बातें हैं जो कि गलत हैं, और ऐसे कभी भी नहीं होता। बच्चा हर थोड़ी देर बाद जागेगा, शुरू में उसका कोई स्पेसिफिक साइकिल नहीं होगा, कोई तरीक़ाकार नहीं होगा। जब भी वालदा उसको अपने से दूर करेंगी तो वो रोएगा, जैसे ही वालदा के करीब आएगा शायद वो दूध भी इतना नहीं पिएगा लेकिन वो साथ सो जाएगा। इसी तरह से कई माएँ ऐसी होती हैं जिनका पिछला तजर्बा बहुत बुरा होता है। हम डॉक्टर्स के लिए एक स्टैंडर्ड हमने एक सेट किया हुआ है कि अगर पहला बच्चा है और उसमें वालदा दूध नहीं पिला पाती अपना, तो फेलियर इज़ ऑफ द डॉक्टर एंड फेलियर इज़
ऑफ द सपोर्ट स्ट्रक्चर अराउंड, यानी या तो डॉक्टर ने सही तरह से उसको एडवाइस नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, या दूसरा मसला उसमें ये होता है कि जो घर वाले हैं, जैसे नानी दादी हैं या बड़ी बहन हैं या कोई नंद हैं या जो भी ख़वातीन हैं मैच्योर, उन्होंने सही सपोर्ट नहीं दिया, और उसकी वजह से जाहिर है क्योंकि उसका पहला तजर्बा था तो उसने उनकी बात सुनी और उसकी वजह से उसने वो फैसले किए। दूसरा जो सिलसिला हम देखते हैं कि अगर दूसरा बच्चा है और उसके बाद वाले बच्चे हैं, अब अगर वो फिर भी फीडर देती है और अपना दूध नहीं पिलाती, तो इसका मतलब है कि उसने खुद ये फैसला किया है गलत, और जाहिर है फिर उसको उस नज़र से सिखाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को जब पहले बच्चे में अगर ऐसा चैलेंज आता है कि सपोर्ट स्ट्रक्चर सही नहीं मिलता, बच्चे मसाइल में घिरते हैं, तो वो फिर तौबा करती हैं और फैसला कर लेती हैं कि अगली दफ़ा मैं सही तरह कोशिश करूंगी। इसी तरह से वर्किंग मदर्स होती हैं जो कि पहला सवाल ये उठाती हैं कि मैं कैसे डॉक्टर साहब अपना फीड करा सकती हूँ, मुझे तो कुछ अरसे में, कुछ हफ्तों में जॉब पर वापस चले जाना है। तो मेरा उन सब ख़वातीन को यही एक मशवरा होता है, सिंसियर एडवाइस होती है। मैं कहती हूँ रूखा सूखा खा लें, लेकिन अपने बच्चे को 6 महीने का टाइम दे दें, और 6 महीने सिर्फ आप बच्चे के साथ रहें, उस पर तवज्जो दें। एक दफ़ा बच्चे की ग्रोथ हो जाती है ना, एक दफ़ा बच्चा आगे मैच्योर होकर चला जाता है, वो सॉलिड्स पे आ जाता है, तो फिर आप जॉब भी कर सकते हैं, फिर आप और भी तरीके सोच सकते हैं अर्निंग के, फिर आप और भी कामों में इंगेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चे के इन 6 महीनों में जिन एरियाज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है वो नहीं किया, तो आप देखें कि सारी ज़िंदगी का पछतावा आपके साथ रहेगा। तो किसी बात को भी बच्चे की फीडिंग और बच्चे को तवज्जो देने का जो वक्त है ना, उसके लिए आड़ ना बनने दें। कभी भी ये जुमला ना बोलें कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, ये मेरी मजबूरी है। अपने आप को भी बताएं, अपने घर वालों को भी बताएं कि कोई भी मजबूरी होगी, हम किसी न किसी तरह इसको मैनेज करेंगे। अब वैसे तो हम देखते हैं कि कुछ सिस्टम्स ऐसे भी हैं जहाँ पर वर्किंग मदर्स के लिए उन्होंने ये फैसिलिटी रखी होती है कि वो अपने बच्चे को साथ लेकर आ सकती हैं, उसको फीड करवा सकती हैं। इसी तरह माएँ जो हैं बहुत परेशान होती हैं कि मेरे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा और मैं चाहती हूँ कि वो वज़न उसका बढ़े, और इसी वजह से वो फ़ौरन एक टॉप फीड लगा देती हैं। और जब भी आप टॉप फीड देंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वो पीने पे तवज्जो देता है, क्योंकि वो काम करना आसान है, और माँ का दूध जो है वो छोड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भी हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स दुरुस्त होने चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये देखें कि उसका वेट गेन का क्या पैटर्न होता है न्यूबॉर्न का, क्योंकि शुरू में कुछ अरसे के लिए बच्चे वेट लूज़ करते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने माहौल से एडजस्ट होते हैं और वो वेट गेन करना शुरू करते हैं। इसीलिए हम माँओं को बताते हैं कि शुरू में चंद दिनों के लिए अगर आपको फिक्र भी हो रही है कि पता नहीं मेरा दूध पूरा है या नहीं, तो एक ही तरीका है इस चीज़ को असेस करने का, और वो ये होता है कि आप ये देखें कि बच्चा 24 घंटे में पेशाब कितनी दफ़ा करता है, यूरिन कितनी दफ़ा पास करता है। और अगर आपके पास ये बात आती है कि 24 घंटे में 3 से 4 दफ़ा उसने यूरिन पास किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए कि बच्चा जो है वो दूध पी रहा है। इसी तरह बहुत से आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, बहुत सी ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए, बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स को सुनना चाहिए जो आपको लैक्टेशन एडवाइस देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बच्चे को फीड कराया जाता है। क्योंकि बात ये होती है कि जो न्यूट्रिएंट्स और जो डेवलपमेंट के लिए एक ज़रूरी अटैचमेंट बॉन्डिंग है मदर फीड के ज़रिए नेचुरल तरीके से, वो आपको फीडर से या टॉप फीड देने से नहीं मिलती। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैं माँ को हमेशा समझाती हूँ कि अगर आप बच्चे के पैदा होने पे गलत डिसीजन एक लेंगे तो आगे जाकर हर पॉइंट पे एक बड़ा डिसीजन आप गलत ले रहे होंगे। तो बेहतर है कि आप पहले नुक्ते पर ही अपने आप को बताएं कि नहीं, मुझे यहाँ पर भी सही एक डिसिप्लिन के साथ काम करना है, क्योंकि यही मेरे बच्चे के फ़ायदे के लिए है। कोई डॉक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको कहे कि आप अपना दूध ना दें बल्कि दूसरा दे दें। और जब मुझे वालिदैन आके कहते हैं कि नहीं डॉक्टर ने लिख के दिया था, वो इस वजह से कि हम डॉक्टर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, बार बार उनको जाकर कहते हैं, और फिर डॉक्टर भी सोचता है कि अगर मैंने इतनी दफ़ा एडवाइस किया है और ये भी मेरी बात नहीं सुन रहे, तो फाइन, इट्स देयर डिसीजन, और वो अपने लिए जो भी फैसला करना चाहते हैं फिर ये उनकी अपनी चॉइस है। एक माँ को बच्चे को दूध पिलाते हुए हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए कि इस दूध को पिलाने से बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हो सकता है ज़ाहिरी तौर पे आपका बच्चा आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है, वीक नज़र आ रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिशन उसको मिल रही है और जितनी इम्यूनिटी उसकी डेवलप हो रही है और जितना वो इन्फेक्शन से बच रहा है, जितनी उसकी सिक्योर पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है,
आप देखेंगे कि वो उसको सारी ज़िंदगी ता हयात जो है वो फ़ायदा देने वाली बात है। और इससे माँ को भी फ़ायदा होता है, माँ की भी सेहत बेहतर होती है और बच्चे की भी सेहत बेहतर होती है। और इसमें हम देखें कि सिर्फ दूध पिलाने का एक अमल नहीं होता, लेकिन आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। जैसे आप सब्र करना सीखते हैं, फिर इसी तरह से आपके अंदर शुक्रगुजारी आती है, फिर ये कि आप बच्चे की नीड्स को समझते हैं। और आपने जब भी आपके पास कोई सोसाइटी का प्रेशर आया, कोई मुख्तलिफ तरजीहात आई, आपने उसमें से वो बात पिक की जो कि आपके न्यूबॉर्न बच्चे के फ़ायदे की थी। तो क्या बातें हैं अहम जिससे आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा? पहली बात तो ये कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है 30 मिनट के अंदर अंदर उसको मदर फीड देनी चाहिए। हम देखें कि हम बहुत सी बातों से डिले कर रहे होते हैं, यानी एक जो घुट्टी की बात हमने की थी, तहनीक के अमल जो है उसके लिए, या अभी पहले अजान दे दें उसके लिए, और अजान देने के लिए जिस बुजुर्ग ने आना है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, इसकी वजह से डिले हो रहा है। या जनरली हम कहते हैं कि माँ बहुत थकी हुई है, माँ का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन अगर हम जितनी जल्दी बच्चे को फीड करवाएंगे, आप देखेंगे कि वो हॉस्पिटल्स जो कि जिसको हम कहते हैं मदर एंड चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल्स होते हैं, जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो लेबर रूम में ही या ऑपरेशन थिएटर में ही बच्चे को माँ के साथ लगा देते हैं। इसके बाद एक और फार्मूला ये होता है फीड ऑन डिमांड। अक्सर लोग जो फीडर दे रहे होते हैं तो उनके पास एक सेट फार्मूला है। वो सेट फार्मूला ये है कि जी आपने 2-2 घंटे बाद बच्चे को फीड कराना है, और 2 घंटे के लिए फिर वालदा को लगता है कि अच्छा मैं फ्री हूँ, मैं कुछ और काम भी कर सकती हूँ। लेकिन जो न्यूबॉर्न माँ के दूध पे होता है उसके लिए एक ही फार्मूला है, फीड ऑन डिमांड। जैसे ही बच्चा आपका मांगता है दूध, आपने उसको फीड कराना है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि कई दफ़ा बच्चा 3-4 घंटे दूध नहीं पिएगा, वो सो जाएगा। कभी कभी वो आधे घंटे बाद मांगेगा, कभी वो 2 घंटे बाद मांगेगा। और हम देखेंगे कि 3 से 4 माह के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका एक पैटर्न जो है वो सेट होना शुरू होगा। फिर इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिससे बच्चा फीड जब लेता है तो माँ के लिए भी आसानी होती है और बच्चे के लिए भी आसानी होती है। और वो पोजीशन जो है आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। अगर आप देखें, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो भी आपको सही तरह से एडवाइस करेंगे कि किस पोजीशन में आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये असेस करना कि मेरे बच्चे को फीड इनफ मिल रहा है कि नहीं, तो आपने क्या देखना होता है कि उसका यूरिन आउटपुट कितना है। फर्ज करें कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको अपने बच्चे को सप्लीमेंट करना ही पड़ जाता है, तो मेरा मशवरा आपको सिर्फ ये होगा कि आप बच्चे को फीडर ना दें, बल्कि आप बच्चे को कप एंड स्पून के साथ दें। अब इसका क्या फ़र्क होगा? फ़र्क ये होता है कि जब एक 2 तरह का कंपैरिजन आता है बच्चे के सामने, इसको हम कहते हैं निप्पल कन्फ्यूजन, कि बच्चे को जब फीडर मिलता है तो वो उसको पीना आसान लगता है, उसको पीने का तरीका भी डिफरेंट होता है, और बच्चा क्या करता है कि उस पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देता है। और माँ का दूध पीना उसको उसके मुकाबले में मुश्किल लगता है, उसको पीने का तरीका भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और डिफरेंट होता है, तो बच्चा वहाँ पे सुस्ती दिखाना शुरू करता है। और इसके साथ साथ फिर क्या हो जाता है कि ग्रेजुअली माँ का दूध वाकई कम बनना शुरू हो जाता है, और फिर बच्चा क्योंकि तवज्जो नहीं देता। अक्सर जब माएँ मुझे कहती हैं कि जी मैं तो बहुत शौक से बच्चे को पिला रही थी, लेकिन पता नहीं बच्चे ने 3 से 4 माह में दूध पीना क्यों छोड़ दिया, तो उसकी बहुत अहम वजह ये होती है कि हम उसको साथ साथ एक दूसरा निप्पल या एक दूसरा तरीका जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके मुकाबले में जब आप उसको चम्मच से दे रहे हैं, कप से दे रहे हैं, एक तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी तो हमारी तवज्जो किस चीज़ पे होती है कि हम अपनी डाइट का खुद ख्याल रखें, और माँ चाहती है कि फिर मैं खुद फीड करवा लूँ। दूसरी बात यह है कि बच्चे को भी जब लगता है कि उफ चम्मच आएगा जाएगा, उसको कैसे स्वॉलो करना है, बड़ा मुश्किल काम है, तो बच्चा भी ज़्यादा तवज्जो देता है कि वो माँ का दूध पीता रहे, और इस तरह से माँ बहुत देर तक बच्चे को दूध भी पिलाती है। फिर फीडर जो है, कई दफ़ा लोग ऐसी बात भी करते हैं कि हम जी शीशे का फीडर ले लेंगे, तो इट्स नॉट अबाउट फीडर। वो जो निप्पल होता है उसमें से इन्फेक्शन जो है वो निकालना, रबड़ है वो बहुत मुश्किल काम है, और वहीं से ये मसले मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब जब आप फीडिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा अबूर हासिल कर लेते हैं उस पर, तो अगला काम आ जाता है कि अब आपके डेली रिचुअल्स क्या कुछ होंगे, बच्चे को नहलाना धुलाना। अब वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने देखा है कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बच्चा या तो बीमार है, स्किन पे रैश है, दाने निकल आए हैं, या वैसे तंग हो रहा है किसी भी मामले में, और जब मैं पूछती हूँ उनसे कि अच्छा आप कितने दिनों बाद नहलाते हैं, तो वो यही बताते हैं कि जी हमने तो 2 हफ्ते हो गए इसको नहीं नहलाया। और मुझे वाकई यकीन नहीं आता, मैं बार बार पूछती हूँ, और वो क्या कर रहे होते हैं कि जो बहुत सारे ये वेट टिश्यूज़ हैं जिसमें कि सारे वो मटेरियल जो है वो
सिंथेटिक है और उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स डले हुए हैं, उसके साथ वो साफ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को रैश भी हो जाता है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि क्या आपके पास गर्म पानी की फैसिलिटी नहीं है, क्या आपका कमरा गर्म नहीं है? सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद अब हमने डरना शुरू कर दिया और बच्चे को हम नहलाते नहीं हैं। तो बच्चों को नहलाना, उससे पहले उनको नेचुरल किसी ऑयल के साथ, जैसे ऑलिव ऑयल के साथ, सरसों के तेल के साथ आप मालिश करें बच्चे की अच्छी तरह। फिर ये कि बच्चे को चेंज करना, बच्चे को जो भी मौसमी असरात हैं उनसे बचाना, जिसमें आप देखें हर शख्स आकर खांस भी रहा होगा और बच्चे को मुंह पे प्यार भी कर रहा होगा। तो ये हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे के मामले में मोहतात हों। इवन हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो पूरा जो गांव है, बरादरी है, हर शख्स ने आना है और कमरा खचाखच लोगों के साथ भरा हुआ होता है। और अक्सर ऐसे बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं क्योंकि अभी उनके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होती है। और जब हम बार बार कहते हैं कि प्लीज़ आप नहीं आएँ, तो उनका एक ही एक्सप्रेशन होता है, डॉक्टर्स की तो आदत है बस ये कि जी बच्चों को या हमें दूर कर दें इन चीज़ों से ना, हम तो आएंगे, हम क्यों नहीं अपने प्यारों की खुशी में शामिल हों। और जो घर वाले होते हैं वो बेचारे बार बार कहते हैं डॉक्टर साहब हम क्या करें, अब हमारी बरादरी अगर किसी को रोकेंगे तो नाराज़ हो जाएगा। तो हम सबको खुद एहतियात करनी चाहिए। मैं सबको कहती हूँ आप वीडियो कॉल पे बच्चे की तस्वीर दिखा दें, उसे बात करवा दें, थोड़ा सा गैप दे दें, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग ना आएँ, और इसी तरह जो मौसमी असरात हैं उससे बच्चों को बचाएं। और इस सिलसिले में मैं यूजुअली ये एडवाइस करती हूँ, क्योंकि जब स्पेशली चेंजिंग सीज़न होता है या कई दफ़ा गर्मियों में भी ख़ुद उन्होंने एसी चलाया हुआ है और या ये कि एसी नहीं चला रहे, अजीब कन्फ्यूजन में पेरेंट्स होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ के लिए रूम टेम्परेचर कंफर्टेबल कर लें, जो कि माँ को वहाँ पे आसानी लगे। वो ठंडक चाह रही है, वो गर्मी चाह रही है, वो पंखा चाह रही है, जो भी वो चाह रही है। उसके बाद आप देखें कि आपने कितनी लेयर्स खुद पहनी हुई हैं। आपने 3 लेयर्स पहनी है, 4 लेयर्स पहनी है, आप उससे एक ज़्यादा लेयर बच्चे को पहना दें। हम यूजुअली क्या करते हैं, एसी लगाते हैं, अगर लगा लिया, और उसके बाद क्या होता है कि खुद हमने लॉन ही पहनी हुई है, पतले कपड़े ही पहने हुए हैं, उसमें भी बल्कि हमें गर्मी लग रही है, और बच्चे को हम बाकायदा स्वेटर या किसी ऐसी शीट में, जैसे फ्लीस की शीट में रैप कर देते हैं जो कि इस कदर गर्म होती है, बच्चा उस पर रोता है बार बार और फिर कहा जाता है तुम्हारा दूध नहीं आ रहा, इस वजह से बच्चा जो है वो रो रहा है। अब आप देखें कि जब हम बच्चे की सेहत के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं तो हमें वालदा की सेहत पे भी तवज्जो देनी है। लेकिन मैं चाहूँगी कि इस वक्त तक जितनी हमने बातें की हैं, आप किसी न किसी ऐसी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें कि उनको पता चले कि उन्होंने अपने न्यूबॉर्न बच्चे को पालने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और जो कॉमन चैलेंजेस हैं वो भी तमाम एड्रेस हो जाएं। तो यहाँ पर हम बात को ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे और भी बहुत सी ऐसी टिप्स के बारे में जो कि न्यूबॉर्न पीरियड में तमाम घर वालों को और ख़ास तौर पे वालिदैन को बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।